नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लहसुन में पीलापन आने के कारण क्या है और उसके निवारण के उपाय भी मैंने आपको बताए हैं। किसान साथियों, पीलापन आने के मुख्य रीज़न में फंगस लगना, कीट लगना, किसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, फसल की जड़ों का अच्छी तरह से विकास न होना और टेम्परेचर का अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना या अत्यधिक मात्रा में डाउन हो जाना, कहने का मतलब मौसम का अचानक से परिवर्तन हो जाना, ये सभी पीलापन के कारण हैं। किसान साथियों, फंगस और कीट के कारण यदि पीलापन आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन की फसल में हम अत्यधिक मात्रा में खाद देते हैं। तो क्या लहसुन की फसल में वास्तव में इतने खाद की आवश्यकता होती है? यदि नहीं होती है तो फिर इतना क्यों देते हैं? और इतना खाद देने के बावजूद भी किसान साथियों कई बार हमारी फसल में पीलापन आ जाता है, ग्रोथ नहीं होती है, तो उसका रीज़न क्या रहता है? यही जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि हम जो भी पौधे को भोजन उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये इसके मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल को ज़रूरी रूप से चाहिए होते हैं। ये इनकी प्रारंभिक और अनिवार्य आवश्यकता है। किसान साथियों, जिस प्रकार से हमें भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारी फसल को भी इन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के खाद देते हैं। तो किसान साथियों, क्या जो हम खाद देते हैं, जो हमारी फसल है, वो उसे सीधा ग्रहण कर लेती है? बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, तो जो अनाज पैदा होता है, क्या हम सीधे अनाज को खा लेते हैं? नहीं, उसको पहले कन्वर्ट करते हैं, उसका खाना बनाते हैं, गेहूँ का आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसके बाद हम उसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद किसान साथियों, वह हमें विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह उससे हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भोजन की पूर्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह जो भी जो खाद देते हैं, वो सीधे हमारी फसल को ना मिलके पहले कन्वर्ट होते हैं विभिन्न अलग-अलग रूपों में। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में बदला जाता है, फास्फोरस को फास्फेट रूप में बदला जाता है, पोटाश को पोटेशियम में बदला जाता है। और ये बदलने का काम करते हैं किसान साथियों हमारे खेत की मिट्टी में उपलब्ध बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया का काम ये होता है कि ये इन जो भी हम खुराक देते हैं खाद के रूप में, इनको परिवर्तित करके हमारी फसल को उपलब्ध करवाती है। बदले में किसान साथियों ये बैक्टीरिया हमारी फसल की जड़ों से विभिन्न प्रकार के अपने भोजन प्राप्त करते हैं। वो भी फसल को बिना कुछ नुकसान किए। जैसे कि राइज़ोबियम की गांठें आपने देखी होगी, उसमें एक बैक्टीरिया रहता है। तो वो बैक्टीरिया किसान साथियों पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, बदले में वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है वो पौधे को उपलब्ध करवाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को भोजन आदान प्रदान कर रहे हैं, दोनों का इसमें फायदा है। लेकिन किसान साथियों लगातार हम कई वर्षों से खेती कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल की ड्रेंचिंग हम ज़मीन में कर रहे हैं, जिससे कि इन बैक्टीरियाओं की संख्या कम हो जाती है, ये मर जाते हैं, इन्हें पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिल पाता है। परिणाम क्या होता है कि जो भी हम खाद डालते हैं, वो सही तरीके से घुलनशीली अवस्था में नहीं आ पाता है, तो हमारी फसल को मिलेगा कैसे? जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन की फसल एक जड़ वाली फसल है और इस फसल में जो सबसे अनिवार्य खाद है, सबसे ज़्यादा जो फसल जो ग्रहण करती है, वो है फास्फोरस। और फास्फोरस एक ऐसा तत्व है किसान साथियों, सबसे ज़्यादा अघुलनशील यानी बहुत ही कम मात्रा में घुलने वाला है और बहुत ही कम चलायमान है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकता। जहाँ पर उसने आपको डाला, वो वहीं पर पड़ा रहता है। यदि आप बुआई के बाद फास्फोरस युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं किसान साथियों, तो आपको बहुत ही कम रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि उसमें चलायमान की गतिशीलता नहीं होती, या यूँ कहें कि फास्फोरस के पेड़ ही नहीं होते कि वो चलकर यहाँ से वहाँ चला जाए, तो वो आपकी फसल को अवेलेबल ही नहीं होता। यदि आपने ऊपर से डाला तो वो ऊपर ही पड़ा रह जाएगा किसान साथियों, वो आपके खेत में घुल कर जाएगा ही नहीं। इसीलिए हम विभिन्न फसलों की खेती करते समय कूड़ में, या यूँ कहें कि जहाँ पर हम कतार लगाते हैं उसके नीचे खाद डालने की, जो सीड्रिल मशीन से बुआई करते हैं उस समय डालने की प्रक्रिया करते हैं। तो किसान साथियों ये जो भी आपने खाद दिए हैं, ये घुलनशील अवस्था में कैसे आए और कैसे हमारे खेत में बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़े, इसके लिए मैं एक छोटी सी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ कि यूँ तो आपको ये बैक्टीरिया
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बैक्टीरिया बाज़ार में मिल जाएँगे, लेकिन अलग-अलग बैक्टीरिया भी आपको मिल जाएँगे, कॉम्बिनेशन वाले भी मिल जाएँगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलेंगे। तो किसान साथियों, एक साधारण सी प्रोडक्ट है, ₹200 लीटर का है और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। एक बार अपनी फसल में आप बुआई के समय या निंदाई-गुड़ाई के समय किसान साथियों इन बैक्टीरियाओं का प्रयोग ज़रूर करें। आप इसे किसी रासायनिक दवाई के साथ मिलाकर प्रयोग ना करें, या तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ मिलाकर भुरकाव कर दें या पानी के साथ आप चला दें। तो किसान साथियों, 1 एकड़ में जब ये बैक्टीरिया आपके खेत में चले जाएँगे, तो जो भी खाद, जो भी पोषक तत्व आपके खेत में अघुलनशील अवस्था में पड़ा है, वो घुलनशील अवस्था में आएगा और आपकी फसल को मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो बैक्टीरिया है किसान साथियों, एनपीके कंसोर्टिया के नाम से आता है, इफ़को कंपनी का, और लिक्विड फार्मूलेशन में आता है। और आप इसे 1 एकड़ में 1 लीटर की मात्रा में पानी के साथ या किसी बायो या जैविक खाद के साथ मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर दें निंदाई-गुड़ाई के समय। इस बात का आपको ध्यान रखना है और फिर ये बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देंगे। आपके खेत में जो भी अघुलनशील अवस्था में पोषक तत्व पड़े, घुलनशील अवस्था में वो ले आएँगे, तो आपकी फसल को मिलना शुरू हो जाएगी। अब किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फसलें, जो भी भोजन ग्रहण करती हैं, वो जड़ के माध्यम से करती हैं। यानी वो जड़ से पोषक तत्वों को खींचती है, नमी को खींचती है और अपनी ग्रोथ करती हैं। जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी होगी, जितनी ज़्यादा स्वस्थ होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में हमारी जो फसल है भोजन ग्रहण कर पाएगी और हमारी फसल है वो अच्छे से ग्रो करेगी। अब जड़ों को अच्छी विकसित करने के लिए भी किसान साथियों एक कवक आती है, या यूँ कहें कि फंगस आती है, मित्र फंगस, जिसे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आपने कभी प्रयोग भी किया होगा, जिसे माइकोराज़ा कहते हैं। माइकोराज़ा एक फंगस है किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई इसे खाद समझ लेते हैं, लेकिन ये खाद नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं है, ये एक मित्र फंगस है और ये आपकी फसल की जड़ों से मिलकर एक सहजैविक संबंध बनाती है। यानी इसी प्रकार का सिस्टम है कि ये पौधे से भोजन ग्रहण करती है, बदले में पौधे को जो भी घुलनशील अवस्था में आपके खेत में पोषक तत्व पड़े हैं, उनको उपलब्ध करवाती है। इसका और उसका कनेक्शन ये करती है, या यूँ कहें कि जो भी घुलनशील अवस्था में आपके खेत में पोषक तत्व है, उनको पौधों की जड़ तक, पास लाने तक पहुँचाने का काम करती हैं। जड़ों को अच्छे से लंबा और बड़ा और स्वस्थ बनाती हैं, जिसके कारण आपकी फसल को दोहरा फायदा होता है। अब इसका भी प्रयोग आप निंदाई-गुड़ाई के समय या बुआई के समय कर सकते हैं। किसान साथियों, माइकोराज़ा आपको अलग-अलग प्रकार के मिल जाएँगे बाज़ार में। शुद्ध माइकोराज़ा होता है किसान साथियों, जो केवल फंगस होती है, वो 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। और यदि आप उसमें जो कंटेंट मिक्स आता है भुरकाव के लिए, तो वो बाज़ार में आपको 5-5 किलो के पैक मिलते हैं। चाहे तो आप 1 एकड़ में 5 किलो वो भी डाल सकते हैं, या 250 ग्राम वाला जो पैक आता है किसान साथियों, जो कि शुद्ध माइकोराज़ा होता है, उसको भी आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। इन दोनों का प्रयोग, यानी एनपीके कंसोर्टिया और जो माइकोराज़ा है, आपको इन्हें जैविक खाद के साथ या सिंगल रूप से पानी के साथ चलाना है। किसी केमिकल फंगिसाइड के साथ ना चलाना है, किसी केमिकल खाद के साथ इनको मिलकर ना चलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। दोनों ये पदार्थ जब आपके खेत में चले जाएँगे, तो आपकी फसल को दोहरा फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ये कि आपकी फसल की जड़ें स्वस्थ होगी और जो भी खुराक आपकी ज़मीन में घुलनशील अवस्था में है, वो आपके पौधे को अवेलेबल होने लगेगी। दूसरा फ़ायदा ये किसान साथियों कि आपकी फसल में जितना भी खाद आपने दिया है, उसका पूर्ण रूप से फसल उपयोग करने लगेगी, जिससे कि आपके खाद की जो लागत है, वो काफ़ी कम आएगी। तो आप एक बार किसान साथियों, अपने थोड़े क्षेत्र में ही सही, इस जो प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, इनको टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। कोई ज़्यादा महँगी चीज़ें नहीं हैं और अनावश्यक चीज़ें डालने के बजाय हम काम की थोड़ी चीज़ें भी डालें, तो हमें फ़ायदा होगा। वो खाद डाला, वो खाद डाला, वो खाद डाला, किसी ने कहा ये दवाई छिड़को, वो दवाई छिड़को। हमें अपनी फसल की ज़रूरत समझना पड़ेगा और उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, इस बात को यदि हम समझ लेते हैं, तो कम खर्चे में भी अच्छी फसल कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि खेती में असली बादशाह वही हैं जो कम लागत में भी अच्छी और स्वस्थ और गुणवत्ता युक्त फसल कमा सके। तो किसान साथी, ये मेरे निजी अनुभव हैं। आपको अच्छी लगे तो इन्हें फॉलो करें, अन्यथा न करें। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य किसान मित्रों के हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।